हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस क्या होती है। तो उससे पहले हम देख लें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस को देखेंगे। तो सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q। तो यदि इस पॉजिटिव चार्ज Q का यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रा होगी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स डायरेक्शन में बाहर निकल रही है, ये हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार ड्रा होती है, ये हम देखें। एक नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रा होती है। यदि सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रा होती है, और सिंगल यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रा होती है। हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज की ओर, चार्ज की इस पॉइंट की ओर एंटर हो रही है। लेकिन अब यदि देखें हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है वो पास पास में, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, और दो चार्ज आपस में पास पास में हो तो इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार बनती है। अब यदि दो पॉजिटिव चार्ज पास पास में हो तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होती है वो हम देखते हैं। देख पा रहे हैं ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रा होती है। तो हम इस फिगर से और इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, इसमें भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही, स्टार्ट होकर बाहर निकल रही है। लेकिन यहाँ इस फिगर में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज में इंटर हो रही है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज में इंटर हो रही है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। अब यदि हम इसमें देखें ये चार्ज हैं अलग अलग, तो इस चार्ज के आसपास एक सर्टेन एरिया में उनकी इफेक्ट होती है। जैसे कि हम देखें कि मान लेते हैं ये हमारा जो चार्ज है ये, इसके कारण इसका इस एरिया में इसका इफेक्ट होगी। तो इस एरिया में यदि इसका इफेक्ट है, सिमिलरली यदि हम देखें ये वाला चार्ज तो इसका भी इस एक सर्टेन एरिया में इसका इफेक्ट होगा। जैसे कि इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका इस एरिया में इफेक्ट होगा। तो इन चार्ज का इतने एरिया में जो इफेक्ट होती है तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें इस फिगर में जो जितने एरिया में इसका इफेक्ट होगा उस एरिया को, उस फील्ड को हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज का मान लो इफेक्ट जो है इतने एरिया में है, तो इस फील्ड को, या इस फील्ड में है तो इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे इस पॉइंट पर हम ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इस प्रकार ये टेंजेंट हम ये ड्रा कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंजेंट ड्रा करते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये टेंजेंट ड्रा किए हैं, तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। इसी प्रकार यदि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रा करें, दैट मीन्स ये सीधे स्ट्रेट लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। और यदि नेगेटिव चार्ज के कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें टुवर्ड्स इस चार्ज पार्टिकल होगी। और फ्रेंड्स, इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, ये एक पाथ होती है जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इतना एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया है, और या फिर इस पॉजिटिव चार्ज में इतना एरिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक कोई सरफेस एरिया ले लें, ये एक मान लेते हैं सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया में इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उसे इस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और उसको हम फाई से जनरली डिनोट करते हैं, फाई ए से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसे उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अब इस फील्ड इस सरफेस में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ले लिए, तो और इस पॉइंट पर हम यदि कोई एक यूनिट चार्ज अज्यूम करें, तो उस यूनिट चार्ज पर इस पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा उसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और इसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ई होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इस ई के इक्वल होती है। अब यदि मान लेते हैं इस पॉइंट पर यदि हम टेस्ट चार्ज क्यू पुट कर दें या क्यू नॉट पुट कर दें, और उस पर यदि वेक्टर एफ फोर्स लगता है, तो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि जो वेक्टर ई है वह उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होती है। तो चूंकि यहाँ पर जो एफ फोर्स है वह क्यू नॉट चार्ज पर लग रही है, तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और जो कि इक्वल होगी वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यू हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इस पॉइंट पर। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो ई है एक्चुअल में है क्या? वह किसी पॉइंट पर यदि हम ले रहे हैं, जैसे ये हमें पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिया है ई, तो एक्चुअल में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में देखें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में देखें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? किसी पॉइंट पर यदि यूनिट सरफेस एरिया है, तो यूनिट सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसे हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दैट मीन्स किसी पॉइंट पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यदि एसआई सिस्टम में यूनिट देखें तो इस फार्मूले के अनुसार न्यूटन पर कूलम्ब होती है। और फ्रेंड्स, आइए अब हमारा जो मेन टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। कोई एक सर्टेन पॉइंट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करती है? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस उस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम से इंटर होने वाले या यूनिट वॉल्यूम में इंटर होने वाले या यूनिट वॉल्यूम से एग्जिट होने वाले जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस उस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम से पास होने वाले या डाइवर्ज आउट होने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होती है। और फ्रेंड्स, हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डाइवर्जेंस है वह गाउस लॉ के माध्यम से निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा गाउस लॉ क्या बताता है? किसी सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस सरफेस में इंक्लोज्ड टोटल जो चार्ज की वैल्यू है उसके बीच रिलेशन बताती है। तो आइए हम
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस के लिए डेरिवेशन प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड E is defined as the limiting value of the ratio of the closed surface integral and the volume enclosed by the surface over which integration is carried out when the volume element tends to 0। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि जो वेक्टर E है, हमने अभी देखा कि वेक्टर E एक्चुअल में होता क्या है, किसी पॉइंट पर यूनिट एरिया से, मान लेते हैं हमारा ये एक सरफेस एरिया है या एक स्पेस है, इस स्पेस में एक पॉइंट ले लेते हैं हम ये, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाले टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यदि हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया एज्यूम कर लें, ये इस प्रकार ds, तो ds से पास होने वाले एरिया वेक्टर हम एज्यूम कर ले रहे हैं ds, तो ds से पास होने वाले टोटल फ्लक्स क्या होगी, यूनिट एरिया से पास होने वाले E है, तो ds एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, E डॉट ds, अर्थात E और ds के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब यदि हम इस टोटल सरफेस से लेंग्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो टोटल इस सरफेस से लेंग्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वह E डॉट ds को इस टोटल सरफेस एरिया पर यदि हम सरफेस इंटीग्रल निकालें तो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे सरफेस एरिया से या पूरे इस स्पेस से लेंग्ड टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए हम देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ E इसके अनुसार क्या होगी। डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू लिमिट डेल V टेंड्स टू 0 सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डिवाइडेड बाय डेल V। डाइवर्जेंस E कैसे प्राप्त होगी, डेल ऑपरेटर को वेक्टर E के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस ऑलरेडी बता चुके हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस क्या होती है। तो उसके अनुसार वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो डाइवर्जेंस है वह क्या होगा, डेल ऑपरेटर को वेक्टर E के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से प्राप्त होगी। और यदि E के Ex और Ey और Ez x y z डायरेक्शन में कंपोनेंट हो तो डेल डॉट E इज इक्वल टू होगा डेल Ex अपन डेल x प्लस डेल Ey डेल y प्लस डेल Ez डेल z के इक्वल होगा। मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस है उसको हम गॉस लॉ के सहायता से प्राप्त करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई क्या होती है, फाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किसी इलेक्ट्रिक जो स्पेस है उससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E के इक्वल होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। और हमारा गॉस लॉ ये कहता है कि ये किसी सरफेस से एरिया से लिंक्ड टोटल फ्लक्स उस सरफेस में क्लोज्ड सरफेस और ना क्लोज्ड सरफेस लेंगे, किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड टोटल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस नहीं, तो ये क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स को ये रिप्रेजेंट करती है। और गॉस लॉ हमें बताती है कि किसी क्लोज्ड सरफेस में लिंक्ड टोटल फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस में इंक्लोज्ड टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होती है। तो ये हमें गॉस लॉ से प्राप्त होगी कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू q/ε0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और फ्रेंड्स, हमने इससे पहले एक वीडियो देखा जिसमें हमने देखा है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर E। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। और मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू q/ε0 है, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस E के इक्वल है। दैट मीन्स ये वैल्यू दोनों क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होंगे। तो इस प्रकार हम इक्वेशन 1 और 2 से हम प्राप्त कर लेंगे कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू q/ε0। और मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब किसी जो
सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस में इंक्लोज्ड टोटल चार्ज यदि Q है तो और उस सरफेस में जो चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, टोटल इंक्लोज्ड चार्ज Q है जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और उस क्लोज्ड सरफेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो हम Q को इस प्रकार लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी भी। तो यहाँ पर ये Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं डाइवर्जेंस E और रो बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों का वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल है। डाइवर्जेंस E और रो बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों की वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल है। तो ये दोनों की यदि वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस की वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस की इसके इक्वल है रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। इट शोज दैट द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए given point depends only on the electric charge density rho at this point, जो कि ये हमारा इक्वेशन ये बताता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डाइवर्जेंस है वह केवल जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें मिला डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आइए हम एक अच्छा मोटिवेशनल कोट देखते हैं, और मोटिवेशनल कोट है, नॉट हैविंग द बेस्ट सिचुएशन बट सीइंग द बेस्ट इन योर सिचुएशन इज द की टू हैप्पीनेस। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमें बेस्ट सिचुएशन की खोज नहीं करना है, बल्कि अपने सिचुएशन में ही बेस्ट देखना। हमारे जो कंडीशन है, हमारे पास जो परिस्थिति है उसमें ही बेस्ट देखना ही हैप्पीनेस की या खुशी होने की है, मुख्य चाबी है। और इसको किसने कहा था, इसको मैरी फर्लियो ने कहा था। तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ every new video, and thanks for watching my video.